बिल्कुल नए तरीके से जो लोगों ने अपने पूरे प्रोफेशन के तौर पे वकालत को चुना है, प्लीज़ इस पूरे लेक्चर को कहीं से मिस मत करिएगा, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिन्होंने वकालत के क्रिमिनल साइड को अपना पेशा चुना हुआ है, क्रिमिनल साइड से वकालत करना चाहते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिए, आप इसको समझिए और डिटेल्स इसके बारे में अंदर जानने का प्रयास करिए, अपने सीनियर से भी पूछिए, आपको अच्छा लगेगा। वेलकम बैक टू योर न्यू चैनल वकालत की क्लास। ये चैनल मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया है जिन्होंने वकालत को अपना पेशा बना लिया, क्योंकि LLB करने के बाद केवल वकालत ही एक ऑप्शन नहीं होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कंपनी में जॉब करना, एज ए लीगल एडवाइज़र, जुडिशरी में जाना, एग्ज़ाम को बीट करके कंपटीशन दे करके। लेकिन जिन लोगों ने वकालत को अपना पेशा बना लिया है, उन लोगों के लिए स्पेशली इस चैनल का गठन किया गया है, स्पेशली उन लोगों के लिए चैनल बनाया गया है। और आज मैं आप लोग को एक बात बता दूं, जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो आप लोग के सामने जनरली जब कोई आएगा तो आपसे ये सवाल पूछेगा कि आप किस साइड की वकालत करते हैं, क्रिमिनल साइड की करते हैं, सिविल साइड की करते हैं या रेवेन्यू साइड की करते हैं। तो आपको ये बताना पड़ता है कि हम किस साइड की वकालत करते हैं। और जैसे ही आप उससे ये बात कहते हैं कि हम सिविल साइड की वकालत करते हैं या हम क्रिमिनल साइड की वकालत करते हैं या हम रेवेन्यू साइड की वकालत करते हैं, तो उस तरीके से आपके सामने वो अपनी बात रखता है। यानी हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे सामने देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेजेस, या 3 तरीके के वकालत के फेजेस हैं, या 3 तरीके की कैटेगरीज हैं। इसके अलावा भी रेवेन्यू में आपकी चकबंदी भी आ जाता है। तो इसमें बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन क्लास है। पहला है क्रिमिनल, दूसरा है सिविल और तीसरा है रेवेन्यू। हम जो अपनी बात स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्रिमिनल साइड से करने जा रहे हैं। क्रिमिनल साइड से जब आप वकालत करने के लिए सीट पे बैठेंगे तो आपके सामने जो भी क्लाइंट आएगा, वो क्लाइंट सबसे पहले आपके सामने जो लेकर के आएगा वो आएगा FIR की कॉपी। साहब मेरे खिलाफ FIR हो गया, मुझे बचा लीजिए। और जैसे ही आप FIR को देखेंगे तो आपको उस FIR के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। अगर आप उस FIR को नहीं जानते कि FIR होती कैसी है, FIR में क्या क्या बातें लिखी होती है, तो आप क्रिमिनल साइड की वकालत की शुरुआत नहीं कर सकते। इसलिए ये स्पेशली जो चैनल मैंने बनाया, इस चैनल के पीछे का मेन पर्पज़ यही था कि हम आपको प्रैक्टिकल तौर पे वकालत कैसे की जाती है वो दिखाना चाहते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। हमारे पास एक FIR कॉपी है, आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे FIR कॉपी। इस पे देखिए आप ऊपर लिखा हुआ है FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 154 CRPC। देख रहे हैं आप लोग को दिख रहा होगा। 154 CRPC के तहत क्या दर्ज होता है? FIR। अब इसको आप ऐसे समझिए, FIR बेसिकली है क्या? किसी भी व्यक्ति के साथ घटना घटती है, घटना घटने के बाद वो जाता है सीधे अपने खिलाफ हुए घटना का या अपने खिलाफ हुए अपराध की जानकारी देने पुलिस को। और जैसे वो पुलिस के पास पहुंचता है, पुलिस के पास पहुंचने के बाद पुलिस उससे पूछती है कि क्या मामला है, और वो अपनी सारी बातों को एक कागज़ पे लिख करके पुलिस के सामने देता है। ठीक है। अब उसने जैसे ही पुलिस के सामने वो बात दी, पुलिस उसको दर्ज करती है, और जिस रजिस्टर में वो दर्ज करती है वो उसकी GD होती है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं GD का फुल फॉर्म होता है जनरल डायरी। और जनरल डायरी में वो बात लिख लेता है, और उसको लिखने के बाद उसको एक हेडिंग देता है FIR, और वो FIR जो है उसको बाकायदा नोट करता है सीरियल वाइज। टोटल लगभग 15 टॉपिक्स होते हैं या 15 हेडिंग्स होते हैं उसमें। आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप सबसे पहले देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 154 CRPC फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद लिखा हुआ धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत। इसमें जो पहला टॉपिक, पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ नंबर 1 देख रहे हैं आप, डिस्ट्रिक्ट, यानी मामला किस जिले का है। अगर हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर डाल देंगे, उसके बाद थाना लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर थाना, फिर FIR नंबर, फिर डेट एंड टाइम, यानी जिस दिन के जिस समय पे जो है घटना का टाइम है, डेट है जिस समय ये FIR दर्ज की गई। घटना का डेट एंड टाइम ये नहीं है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेट और टाइम और घटना का डेट ऑफ टाइम दोनों में डिफरेंस है। आपको जब आप बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो आपको इस डिफ्रेंसिएशन को जानना पड़ेगा, क्योंकि डिले इन FIR एक बहुत ही बड़ा प्ली होता है
जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि आपके सामने या आपके साथ घटना घटित होती है दिन के 1 बजे और वहाँ से थाने की दूरी होती है महज 3 किलोमीटर और आप FIR दर्ज कराने जाते हैं अगले दिन 1 बजे। यानी एक एग्जाम्पल के तौर पे आज है 15 नवंबर 2023। आज 1 बजे दिन में किसी के साथ कोई घटना घटित होती है और 16 नवंबर 2023 को वो जाके कहता है कि साहब 15 नवंबर 2023 को दिन में 1 बजे मेरे साथ कोई घटना घटित होती है और थाने से उसकी दूरी कितनी है, महज 3 किलोमीटर। क्या ये FIR मैलाफाइड इंटेंशन से किया गया प्रतीत नहीं होता है? एक दिन आप कहाँ थे? अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित हुई तो वो एक दिन कर क्या रहा था? अगर उसने इस बात का स्पेशल जस्टिफिकेशन नहीं दिया या इस बात का सही स्पष्टीकरण नहीं दिया तो निश्चित रूप से उसकी FIR को माना जाएगा कि उसकी FIR में इलॉजिकल तरीके से डिले किया गया है। हो सकता है इतने टाइम तक उसने प्रॉपर प्लान किया हो FIR करने के लिए। तो ये जो टाइम है ये टाइम FIR का टाइम है, याद रखिएगा। तो आपने अभी क्या देखा, सबसे पहले नंबर पे डिस्ट्रिक्ट होगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसमें थाना लिखा होगा। ये मुगलसराय थाने का FIR है, ये मेरे पास एक केस आया, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। उसके बाद FIR नंबर, यानी जो मैंने आपसे बताया GD पे एक नंबर पड़ी होगी, उसी नंबर से वो FIR नंबर दर्ज करेंगे। और सन किस सन का है, 2023 का ही रिसेंट ये केस है। इसके बाद डेट एंड टाइम ऑफ FIR, यहाँ लिखा हो ना, प्रथम सूचना रिपोर्ट का दिनांक और समय। अभी मैं आपको बताऊं घटना का दिनांक और समय अलग होगा या वही सेम होगा, वो कैसे होगा अभी नीचे हम उसके बारे में देखेंगे। दूसरे नंबर पे है सीरियल नंबर, एक्ट अधिनियम, क्रम संख्या, सेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी पहले नंबर पे थाने का डिटेल और दूसरे नंबर पे डिटेल किसका होगा, उस सेक्शन का जिस सेक्शन के तहत अपराध किया गया है, जिस सेक्शन के तहत, जिस एक्ट के तहत अपराध किया गया है, दूसरे नंबर पे उसका विवरण होगा। यहाँ देखिए सारे अपराध IPC किए गए हैं, देखिए लिखा हुआ भारतीय दंड संहिता 1860, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय दंड संहिता 1860। ये 5 अपराध किए गए हैं एक व्यक्ति के द्वारा। उसके आगे लिखा हुआ IPC का सेक्शन कौन कौन सा, 411, 414, 467, 468, 471। समझ रहे हैं आप? यानी कि इस व्यक्ति के खिलाफ जो ऑफेंस बनाया गया है या इस व्यक्ति ने जो अपराध कारित किया है वो इसी सेक्शन में दिए गए अपराध को उसने किया है। बेसिकली इस सेक्शन में अपराध दिए भी गए होंगे या हो सकता है कि इस सेक्शन में केवल उसका दंड ही दिया गया हो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं केवल एक सेक्शन 411 की बात करता हूं। 411 क्या कहता है? 411 ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी चुराई हुई संपत्ति को अपने पास रखता है और जैसे ही वो संपत्ति उसके पास से प्राप्त की जाती है तो ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। बात क्लियर हो रही है? यानी कि अब हम अगर उसी को देखें, चुराई हुई संपत्ति की बात यदि कर रहा है तो चोरी किस सेक्शन में है, 378 में। तो चोरी की परिभाषा 378 में है, लेकिन यदि ये चोरी के लिए अपराध लिखा गया होता तो 379 होता। कभी कभी ऐसी कंडीशन आती हैं कि जब सेक्शंस की परिभाषा, मतलब अपराध की परिभाषा किसी अन्य सेक्शन में होती है और दंड की परिभाषा, दंड किसी अन्य सेक्शन में होता है। तो हमारा ये जो सेक्शन है, याद रखिएगा, ये अपराध के दंड का सेक्शन है, अपराध के डेफिनेशन का सेक्शन इसमें नहीं लिखा होगा। ये अंतर समझते चलिए आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा। यानी आप इसको जब खोलेंगे, 411 हो, 414 हो, 467 हो, 468 हो, 471 हो, ये सभी के सभी अपराध के दंड के सेक्शंस हैं। ठीक है, यानी बात क्लियर हो गई। यानी पहले नंबर पे डिस्ट्रिक्ट, दूसरे नंबर पे एक्ट के बारे में लिखा होगा जिसके तहत अपराध किया गया है। एक साइड में एक्ट का नाम लिखा होगा, एक साइड में एक्ट का सेक्शन लिखा होगा। क्लियर हो रही बात? तीसरा नंबर देख लीजिए, अपराध की घटना। अब यहाँ पे जो टाइम और डेट लिखा होगा, ये जो समय लिखा होगा, ये जो चीज़ें लिखी होंगी, ये अपराध की होंगी। यहाँ आपने टाइम एंड डेट देखा, वो अलग है, यहाँ डेट एंड टाइम देखेंगे वो अलग रहेगा, या सेम भी हो सकता है। ये दोनों में डिफ्रेंशिएशन आप समझ पा रहे होंगे। तो आप ये देख रहे हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है अकरेंस ऑफ ऑफेंस, यानी अपराध की घटना। तो जो अपराध की घटना है वो अपराध की घटना का जो डेट और टाइम और जो सारा दिया हुआ है वो उस अपराध के बाबत होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहर 1, दिन क्या है, गुरुवार, दिनांक क्या है, 10 अगस्त 2023। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी दिनांक सेम है, यहाँ पे भी दिनांक सेम है।
10 अगस्त 2023 को घटना घटित होती है, 10 अगस्त 2023 को घटना घटित होती है। लेकिन अंतर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस अंतर को। यहाँ अंतर है 3:36 पे FIR दर्ज की जाती है। 3 बज के, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, 3:36 पे। और FIR घटना कब की है? 1:45 पे। यानी अब आप समझ पा रहे होंगे ना दोनों का अंतर। 1:45, देखिए मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। 1:45 पे किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित होती है और वो जा करके 3:36 पे FIR दर्ज कराता है। अब जरा देखिए, इसके आगे मैं दिखाऊंगा आपको। यानी 1:45, 15 मिनट बाद 2 बज जाएगा और लगभग 15 मिनट के बाद 2 बजने के बाद 1 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट, 36, 10 46, 5 6 5 11, लगभग 41। यानी लगभग 1 घंटा 41 मिनट, यानी 1.25 घंटे के बाद इसने FIR दर्ज करा दी है। यानी जो इसके साथ घटना घटी वो जेन्युइन घटना समझ में आ रही है। लगभग 1.25 घंटे का टाइम, भाई घटना घटित हुई, गया होगा, कपड़ा उपड़ा पहना होगा, उसके बाद थाने पहुंचा होगा, FIR दर्ज करा दी, FIR दर्ज हो गई। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अब आते हैं, इसमें कई क्लास हैं। जो सीरियल नंबर 3 था उसमें कई क्लास हैं, BC, तो बी में क्या लिखा हुआ है? इंफॉर्मेशन रिजर्व एट पुलिस स्टेशन, थाना जहां सूचना प्राप्त हुई। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एट PS, थाना जहां सूचना प्राप्त हुई। यानी थाना पे सूचना कितने बजे प्राप्त हो रही है? वही जो नीचे वाला समय लिखा हुआ था, यानी 10 अगस्त 2023 को 3:36। ठीक है, क्लियर हो रही बात? और यही जो 3:36 यहाँ टाइम लिखा है, वही टाइम आप देखेंगे तो FIR के पहले क्लास में लिखा था, लिखा है यहाँ पे 3:36 पे। यानी थाने पे सूचना प्राप्त होने का जो समय था वो समय यहाँ पे दर्ज किया गया है। बात समझ में आ रही है? ये FIR का एनालिसिस मैं कर रहा हूँ क्योंकि FIR जो बहुत क्रिटिकल तरीके से नहीं पढ़ता है वो क्रिमिनल की प्रैक्टिस नहीं कर सकता। क्रिमिनल की वकालत का बेसिक होता है FIR। आपको जब तक FIR के बारे में पूरी डिटेल नहीं पता होगी आप वकालत नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद C, जनरल डायरी रेफरेंसेस, यानी GD, जिस चीज़ की मैंने बात की GD में दर्ज किया जाएगा, तो GD का जो रेफरेंस है ये देखिए, ये GD का रेफरेंस दिया जा रहा है, जनरल डायरी रेफरेंस। ये क्या लिखा जा रहा है? एंट्री नंबर 4, यानी जनरल डायरी के 4थे नंबर की एंट्री में ये FIR दर्ज है। बात समझ में आ रही है? और इसके बाद कितने बजे दर्ज है? वही 3:36 पे, क्योंकि FIR थाने में 3:36 पे की गई है। डेट और टाइम दोनों दिया हुआ है। क्लियर हो रही बात? यानी कि हम तीसरे नंबर पे हमने क्या क्या देखा? तीसरे नंबर पे हमने देखा कि जो घटना के संदर्भ में जो जानकारी होगी कि घटना कितने बजे की है, घटना थाने में कितने बजे बताई गई, घटना GD नंबर कितने नंबर पे चढ़ी है, ये सारी बातें इसमें दिखाई जाएंगी। अब इसका इंपॉर्टेंस आप समझते चलिए। इंपॉर्टेंस इसका ये है कि जैसे ही अगर सपोज मान लीजिए GD नंबर 4 की जो ये बात कह रहे हैं, ये GD नंबर 4 की एंट्री दिखा रहे हैं, और अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में मैंने पुलिस से पूछ लिया कि भैया आपके GD नंबर 4 में कौन सा FIR दर्ज है, और कहीं खुदा न खास्ते इन्होंने बाय मिस्टेक 4 की जगह 5 लिख दिया होता या 5 की जगह 4 लिख दिया है, यानी GD में 4 नंबर पे दर्ज, 5 नंबर पे दर्ज है, यहाँ 4 नंबर एंट्री हो गया, गलती से हो गया, चाहे जैसे भी हो गया, तो वो हमारे क्रॉस एग्जामिनेशन में या हमारे लिए एक बहुत अच्छा ग्राउंड बनेगा। बेल का भी ग्राउंड बनेगा और बाद में इक्विटल का भी ग्राउंड बनेगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने गलती की है। ये गलती सामान्य गलती नहीं होती है, ये बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, इसलिए इसको आपको ध्यान से देखना होगा। उसके बाद मैं देखता हूँ, इसके बाद 4थे नंबर पे टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने पहले ही आपको बताया कि जैसे ही आपके साथ घटना घटित होगी, घटना घटित होने के तुरंत बाद आप जैसे ही थाने पे जाएंगे, जनरली होता क्या है कि आपसे पूछा जाता है क्या हुआ, और आप अपना पूरा राम गाथा सुना देते हैं। अरे भैया बड़ी माँ मल्ला से हमके, यही ना कहते हैं, और भैया मार कपार फोड़ दे, देख ला कपार, देख ले खून बहता है ना। थाने पे पुलिस दरोगा कहेंगे ऐसा है, ये कपार मत दिखावा, एगो एप्लीकेशन लिखला, और वो एप्लीकेशन वाला लिख के हमके लिया के दा, हम तुरंत होकर FIR दर्ज कर दे। यही बात थाने पे, तो यहाँ पे ये भी बात दर्ज की जाती है कि जो बात आपने उनको बताई वो किस माध्यम से बताई, लिख के बताया या मुंह से बताया। देखिए यहाँ पे ये 5वें नंबर पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन का मोड क्या है, टाइप क्या है, लिखित। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यानी इन्होंने जो FIR दर्ज कराई, देख सकते हैं आप,
उन्होंने ये एफआईआर लिखित के तौर पे दर्ज कराई, यानी उन्होंने लिख के दिया कि हम अपनी बात को किस तरीके से कह रहे हैं। इसके बाद 5वें नंबर पे आते हैं घटना स्थल। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी आपने तीसरे नंबर पे क्या देखा था, घटना का दिनांक और समय। 5वें नंबर पे आप क्या देख रहे हैं, घटना का स्थल कहाँ है। सपोज इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। सपोज आप रहने वाले हैं कहीं और के, ठीक, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई ये कहते हुए कि आप कहीं और पे हैं, यानी आपने घटना कहीं और कारित की। आप रहने वाले हैं एक्स स्थान के, घटना घटित होती है वाई स्थान पे, और एक्स स्थान पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और जितने बजे की घटना बताई जाती है उतने बजे के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में आप दिख रहे हैं। क्लियर। और उस समय कहा जाता है कि आप वाई स्थान पे हैं, घटना कारित कर रहे हैं। बताइए एफआईआर सही है कि झूठ। एफआईआर झूठी साबित हो जाएगी ना। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, प्ली ऑफ एलिबाई। जब मैं आपको एविडेंस पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा। और मेरे दूसरे जो चैनल हैं, जो VPS लॉ क्लासेस का जो चैनल चल रहा है उस पर मैं सब्जेक्ट वाइज उसको पढ़ा रहा हूँ, मैं उसको पढ़ाऊंगा। ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये आपका प्रैक्टिकल क्लास है। यानी हम वकालत की स्टार्टिंग करेंगे कैसे, इस वकालत में हमको किस तरीके से वकालत की बारीकियों को सीखना है, इसका ये क्लास चल रहा है। ठीक है, तो हमने ये क्या देखा कि घटना का जो घटना स्थल है वो कहाँ पे है। ये 5वें नंबर पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, घटना स्थल। क्योंकि जैसे ही आपके सामने एफआईआर कॉपी आएगी, आपके क्लाइंट से आपको सबसे पहला सवाल ये पूछना है कि आप कहाँ रहते हो। और जैसे ही वो ये कहता है कि साहब हम तो वहाँ रहते हैं, और आप उससे कहते हो इस जगह पे आप फला जगह फला तारीख को फला समय गए थे कि नहीं गए थे, और वो ये कहता है कि नहीं साहब मैं तो गया ही नहीं वहाँ पे, आपके लिए बहुत अच्छा ग्राउंड होगा उसकी बेल कराने के लिए और उसके बाद की उसकी एक्विटल के संदर्भ में। ठीक है, 6वें नंबर पे। और उसके बाद उसमें हम क्या देख रहे हैं कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम पुलिस स्टेशन। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे भी क्या बताया कि घटना स्थल से थाने की दूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एफआईआर में दर्ज किया जाता है। अगर आप एफआईआर में इस तरीके से इसको नहीं देखेंगे, मैंने कहा ना कि 1 घंटे 45 मिनट के 1 घंटे 41 मिनट के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। घटना स्थल से थाने की दूरी देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कितनी है, 3 किलोमीटर। किधर है, पश्चिम है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए, 3 किलोमीटर लिखा है ना यहाँ पे, 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। यानी कि 3 किलोमीटर जाने आने में जो समय लगा 1 घंटे 45 मिनट जेन्युइन है, क्योंकि थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ होगा, सब पानी पिया होगा या कोई जो भी इसके संदर्भ में, अभी हम इसके बारे में और बताएंगे। आप केवल इसको जनरली देखते रहिए। ठीक है, इसके बाद एड्रेस क्या है, हरिशंकरपुर मोड़। यानी इसके बाद घटनास्थल का एड्रेस लिखा होगा, किस जगह पे घटना घटी, यानी उस जगह का नाम लिखा होगा। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है नए लोगों के लिए जो वकालत की शुरुआत कर रहे हैं। अगर उनका इंटरेस्ट क्रिमिनल साइड है, जिस दिन उनको ये एफआईआर पढ़ना आ गया, एफआईआर की बारीकियों से वो परिचित हो गए, तो निश्चित जान लीजिए कि क्रिमिनल साइड की वकालत करना उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग इसमें भी देखिए 5वें में 1 ABC। तो ABC में अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस आउटसाइड द लिमिट ऑफ द पुलिस स्टेशन। यानी कि अगर ये जो घटना स्थल है ये पुलिस स्टेशन के आउटसाइड होता है। आउटसाइड का मतलब क्या हुआ, हर पुलिस स्टेशन का एक क्षेत्र होता है। जैसे चकिया पुलिस स्टेशन मान लीजिए, चंदौली पुलिस स्टेशन मान लीजिए, मुगलसराय पुलिस स्टेशन मान लीजिए, तो सबका पेरीमीटर होता है, एक डायग्राम बनाया गया होता है, उनके पास उसका बाकायदा मैप होता है। यानी अगर वो उनकी एरिया से बाहर हो तो उस कंडीशन में वो यहाँ एंट्री करते हैं कि ये किस थाने का मामला है, यानी बाद में इसको ये एफआईआर की कॉपी उस थाने में रेफर कर दी जाएगी। एफआईआर लिखने से मना नहीं करेंगे, वो ध्यान रखिएगा। एफआईआर लिखने के बाद उस थाने में वो रेफर कर देंगे कि घटना इस थाने का है, मेरे पास आ गया है, मैंने इसको दर्ज कर लिया, वहाँ पर रेफर कर दिया जाए। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें थाने का नाम और जिला ये लिखा जाएगा। अब 6वें नंबर पे आइए, देखिए 6वें नंबर पे आएगा कंप्लेनेंट का नाम, यानी किसने एफआईआर की, यानी घटना की सूचना किसने दी, उस व्यक्ति का नाम, पता, पिता का नाम वगैरह सारा कुछ इसमें डिटेल रहेगा। और ये देखिए लिखा हुआ ना नाम, यहाँ देखिए नाम लिखा हुआ है। नाम बताना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको केवल ऐसे समझ लीजिए। कंप्लेनेंट का इन्फॉर्मेशन, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, यानी जिस व्यक्ति ने एफआईआर कराई उसके डेट ऑफ बर्थ की भी जानकारी है, उस किस जगह का रहने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आउट ऑफ इंडिया से आया है,
उसकी नेशनलिटी भी लिखी है, उसका यूआईडी नंबर, अगर कहीं ऐसा है पासपोर्ट वगैरह है कहीं, मतलब जैसे बाहर का है तो उसका यूआईडी नंबर, पासपोर्ट साइज, मतलब सब कुछ यहाँ पे। और अगर वो बाहर भारत के बाहर का है तो कितने तारीख से कितने तारीख तक वो यहाँ इंडिया में था, उसके पासपोर्ट का इशू डेट कितना था, कैसे कैसे था, ये सारी चीज़ें इसमें। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एफआईआर जो बनाया जाता है वो इस दृष्टिकोण से नहीं बनाया जाता है कि ये केवल पर्टिकुलर एक केस के लिए हो। जितने भी केस होंगे ये फॉर्मेट सबके लिए सेम होगा। बात समझ में आ गई? जिसकी रिक्वायरमेंट जहाँ पड़ेगी, जैसे बोलते हैं ना फॉर्मेट, तो ये फॉर्मेट है, आपको फॉर्मेट समझ लेना है। फॉर्मेट समझने के बाद आपको सुविधा होगी। उसके बाद देखिए जी, आईडी डिटेल्स, राशन कार्ड, वोटर आईडी जो भी है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आईडी, पहचान पत्र प्रकार, पहचान पत्र संख्या, जैसा भी उसके पास में अगर कुछ है तो वो देता है, नहीं है तो नहीं देता है, जनरली लोग दे देते हैं। इसके बाद उसका एड्रेस लिखा होता है, पूरा डिटेल क्या है, एड्रेस, वो रहने वाला कहाँ का है, उसका व्यवसाय क्या है, यह भी लिखा होता है एफआईआर में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्यूपेशन, व्यवसाय क्या है, दूरभाष नंबर, मोबाइल नंबर, वो दे या ना दे, लेकिन ये फॉर्मेट में ये चीज़ें रहेंगी, जनरली मांगा जाता है, वो नहीं दिया तो कोई बात नहीं। इसके बाद डिटेल्स ऑफ नोन्स, सस्पेक्टेड, अननोन्स, एक्यूज्ड विथ फुल पर्टिकुलर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल नंबर 7। क्यों? इसमें उस व्यक्ति की जानकारी होती है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। अगर उस व्यक्ति की जानकारी इसमें न दी गई हो तो इस एफआईआर का वैल्यू 0। हम पूरी राम गाथा गा दिए, हम कहे भैया बड़ी माँ मरलस, हमके मार कपार फोड़ दिलस, हमार देख ला मार खून में खून बहत है, हमें बतेबे नहीं कि मरलस के एफआईआर कोई मतलब है? 0। इसलिए इंपॉर्टेंट 7 नंबर का सीरियल नंबर 7 है एफआईआर का, क्योंकि इसमें उस सस्पेक्टेड व्यक्ति की, चाहे वो नोन हो अननोन हो, कोई भी हो, जैसे हम रास्ते से जा रहे थे, एक व्यक्ति आया, डंडा खींच के मारा, सर फट गया, हम नहीं जानते वो कौन है, XYZ, लेकिन हम यह कहेंगे कि उस व्यक्ति के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे मारा, उसका हुलिया ऐसा था, नाम तो नहीं जानता, लेकिन हुलिये से उसको पकड़ा जाए, बाद में नाम पता चल जाएगा, क्योंकि उसके बाद आरोप पत्र आएगा, आरोप पत्र में उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी कि हमने इनके हुलिया से जाना, हमको जिस एफआईआर कर्ता ने बताया था, जिस हुलिया से मैंने वो जान लिया। पुलिस अपनी एफआईआर चार्जशीट में वो बातें लगाएगी, चार्जशीट के बारे में अगली बार में बताऊंगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल नंबर 7, क्योंकि इसमें सस्पेक्टेड पर्सन के पूरी इंफॉर्मेशन होती है। अब आप देखिए नेक्स्ट पेज में निकाल रहा हूँ, एफआईआर का नेक्स्ट पेज। ये नया केस मेरे पास में आया था, मैंने सोचा कि नई क्लास भी स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल नंबर एक व्यक्ति का, मैं उस व्यक्ति का नाम यहाँ छिपा लेता हूँ, कोई मतलब नहीं है जानने का आपको। ये उस व्यक्ति का डिटेल लिखा हुआ है, उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, और इस व्यक्ति का पूरा डिटेल, और इस व्यक्ति के बारे में पूरी डिटेल, यानी उसका क्यों उसने एफआईआर दर्ज करवाई, इसके पीछे क्या रीज़न था। और 8वें नंबर पे है, अगर रिपोर्ट देरी से दर्ज कराई गई हो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर एफआईआर को डिले से दर्ज कराया गया है तो आपको इसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, और अगर आपने उसका सही स्पष्टीकरण नहीं दिया तो निश्चित रूप से आपकी एफआईआर में संदेह का कारण बनेगा। इसलिए 8वें नंबर पे ये बात, अगर कोई ऐसा रीज़न हो जाता है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए कि अगर आप मान लीजिए कि आज आपके साथ घटना घटी, आपके सर में इतनी चोट लगी थी कि पहले आपको हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ज़रूरी था। जैसे ही आपको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने लगा दिया इंजेक्शन और आप सो गए, कोई और एफआईआर करने के लिए तैयार नहीं हुआ, बोले भैया ठीक ठाक हो जाएंगे तो जाएंगे अपना एफआईआर कराएंगे। 2 दिन बाद गए, आप डॉक्टर की स्लिप लेकर के जाते हैं, आप लगा देते हैं, वहाँ कहते हैं कि देखिए साहब ये डॉक्टर की स्लिप है, हम 3 दिन तक बेड रेस्ट पे थे, 3 दिन के बाद हम आए हैं, हमारे साथ फला व्यक्ति ने ऐसी घटना कारित की है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना है, आप एफआईआर दर्ज कर दीजिए। एफआईआर दर्ज हो जाएगी और आप ये डिले का रीज़न दिखा देंगे साहब, तो वो डिले का रीज़न यहाँ लिख दिया जाएगा। 9वें नंबर पे वो पर्टिकुलर्स प्रॉपर्टी, यानी जिसके संदर्भ में अपराध कारित किया गया है, उस प्रॉपर्टी का भी जिक्र इसमें किया जाएगा। किसी ने चोरी किया, किस चीज़ का चोरी किया, मोटरसाइकिल का चोरी कर लिया तो मोटरसाइकिल का डिटेल रहेगा, ठीक है, या जिस भी तरीके की घटना का कारित किया जाएगा उस तरीके का इसमें डिटेल रहेगा। इसके बाद आता है टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। 10वें नंबर पे जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो कितनी है। इस केस में आप देख लीजिए, इस केस में लिखा नहीं गया कि टोटल प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है, ये फॉर्मेट में समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है
11 नंबर, अगर कोई किसी की मृत्यु वगैरह हो गई है, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट वगैरह या कुछ ऐसा रहेगा, तो उसके बारे में उसका मृत्यु का जो यूआईडी नंबर होता है, जैसे जिसकी समीक्षा की जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसका नंबर लिखा जाता है। ठीक है। इसके बाद 12 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिस तरीके से 7 नंबर सीरियल नंबर 7 इंपॉर्टेंट था अपराधी के बारे में, अपराधी के डिटेल के बारे में, अगर उसमें आपका नाम नहीं है तो इस एफआईआर से आपको कोई लेना देना नहीं है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है, वो कहता है साहब मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई, आप पहले सीरियल नंबर 7 देख लीजिए उसका नाम है कि नहीं है, नहीं है तो कह दीजिए यार काहे परेशान हो रहे हो भाई, आपका तो इसमें नमूना नहीं है, झूठे आप परेशान हो रहे हो। तो कहेगा साहब इसमें नाम नहीं है लेकिन चार्जशीट में आ गया है, गंभीरता से ध्यान दो। यानी पुलिस ने बाद में विवेचना में उसको ढूंढ करके उसका नाम जोड़ दिया है, तो आपको फिर भी उसकी बेल करानी पड़ेगी। लेकिन इसमें नहीं है तो पहले आप उसको एक सांत्वना दे सकते हो कि देखिए आपका इसमें नाम नहीं, आप घबराइए नहीं। ठीक है। आइए, ये 12 नंबर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें वही जो आपने लिख करके एफआईआर की कॉपी दी थी, एफआईआर कॉपी का मतलब जो आपने इन्फॉर्मेशन लिख के दी थी कि साहब XYZ ने मेरे साथ ऐसी घटना कारित की है, जो कि मैंने कहा ना कि किस तरीके से एफआईआर दर्ज करने के लिए आपने उनके सामने कहा, मुंह से बोल के कहा या लिख के दिया, तो जो लिख के आप देंगे वो पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा रहेगा। आप 12 नंबर देख पा रहे होंगे, पूरा डिटेल लिखा है ना, पूरी ये कहानी लिखी हुई है, इतना लंबा चौड़ा कहानी इन्होंने लिख करके पूरा कॉपी पे दे दिया है। ठीक है। इसके बाद आप आते हैं अब यहां तक देखिए, एक्शन टेकन, यानी कि जो एक्शन लिया गया, जो एक्शन लिया गया किसके द्वारा, जो यहां पे लिखा हुआ है की गई कार्यवाही, चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद संख्या 2 में उल्लेख धारा के तहत है। यानी मद संख्या 2 का मतलब वही जो सीरियल नंबर 2 मैंने बताया था कि उस धारा के तहत एफआईआर का आया जा रहा है या पाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि उस धारा के तहत अपराध किया गया है, तो जो उसका डिटेल इसमें दिया होगा, ये डिटेल इसमें पूरी की पूरी रहेगी। ठीक है। तो ये पूरी डिटेल के हिसाब से इन्होंने अपनी जो कार्यवाही की थी, मौके पे गए, जीडी दर्ज किया, इसमें जीडी वगैरह सब लगी हुई है, हम बहुत डिटेल नहीं, अभी आपको एफआईआर के बारे में, एफआईआर पढ़ा कैसे जाता है ये मैं बता रहा हूँ, तो ये पूरी डिटेल इसमें लिखी रहेगी। ठीक है। इसके बाद जांच अधिकारी का नाम, यह भी इंपॉर्टेंट है, 13 नंबर में ही ये लिखा रहता है कि कौन सा व्यक्ति है जो आपका विवेचक है। अक्सर आपने देखा होगा इंस्पेक्टर साहब विवेचना कर रहे हैं, कौन से इंस्पेक्टर साहब कर रहे हैं, XYZ जिनका भी नाम आपने, तो यहाँ पे विवेचक का नाम लिखा होगा। उसके बाद अगर उन्होंने रिफ्यूज इन्वेस्टिगेशन ड्यू टू, जांच के लिए या इनकार कर किया है, तो अगर मैंने पहले बताया आपसे कि अगर ये लगता है कि नहीं मामला दूसरे थाने का है, तो ये जांच के लिए इनकार कर देंगे और उस मामले को उस जगह पे ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसफ़र टू PS फला से फला। अगर ऐसा कुछ केस रहता है तो ट्रांसफ़र फला से फला केस में चलाता है, एफआईआर दर्ज करेंगे लेकिन उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद 14 नंबर ये कंप्लीट हो गया, और 14 नंबर में आपका ट्रांसफ़र होने के बाद उसको ये पूरा पढ़ करके सुना दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि भैया आप इससे संतुष्ट है ना, तो कहेगा हाँ साहब जो हमने बताया था वही आपने लिखा है, वो संतुष्ट है, उसको इसकी कापी फ्री में दे दी जाएगी। इसीलिए जिस व्यक्ति के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जाती है उसकी कापी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। 14 नंबर पे वही जो व्यक्ति अपना इंफॉर्मेशन देता है उसके अंगूठे के निशान या सिग्नेचर कराया जाता है। और उसके बाद 15 नंबर जो कि लास्ट है, कितने तारीख को कितने बजे या कितने दिन या किस तरीके से ये अदालत में एफआईआर प्रेषित कर दिया गया। ये रहा 15 कॉलम, 15 सीरियल नंबर, टोटल 15 सीरियल नंबर होते हैं एफआईआर में, और टोटल 15 सीरियल नंबर इस एफआईआर में है। जनरली हर एफआईआर में 15 सीरियल नंबर होते हैं, हालांकि इसको आप लोग थोड़ा सा और बारीकी से देखिएगा, हो सकता है कुछ एक्सेप्शनल केस आपके सामने ऐसे मिल जाए कभी आपको, जिसमें 14-15 की जगह 16-17 भी हों, या 15 से ज़्यादा भी हों, या 15 से कम भी हों, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये रही एफआईआर की पूरी डिटेल। इस एफआईआर को हम यूज कैसे करते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। हालांकि आप एफआईआर के बारे में पूरी चीज़ें जान चुके हैं, अब ये तो हर केस का अलग अलग सर्कमस्टांसेस होता है। एफआईआर के बाद पुलिस अपनी पूरी विवेचना करती है, जो पूरी विवेचना केस डायरी में लिखती है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CD। जो लोग नए प्रैक्टिस में आए होंगे अक्सर करके उनके सीनियर उनके सामने कहते होंगे कि एफआईआर दर्ज हो गई है, चार्जशीट अभी लगी नहीं है, जरा सा CD अगर कहीं से मिल जाता है, या अगर चार्जशीटेड हो चुकी है तो CD की फ़ोटोकॉपी करवा लो।
CD का मतलब होता है केस डायरी, और केस डायरी का मतलब होता है पूरी फुल्ली, और मतलब किस तरीके से उन्होंने विवेचना की। तो CD के बारे में, उसके बाद चार्जशीट क्या होता है उसके बारे में मैं आपको पूरा का पूरा बाकायदा दिखाऊंगा। इसमें सारी चीज़ें हैं। इसमें देखिए ये चार्जशीट होता है, 173 के तहत होता है, ये पहले ही पेज पे रहता है। ये पूरी फोटोकॉपी थी, मैंने ये आपको दिखा दिया। तो इस तरीके से ये आपको मैं और अच्छे से दिखाऊंगा। तो आई होप आपको पूरी FIR की डिटेलिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आपके लिए एकदम बिल्कुल नए तरीके से जो लोगों ने अपने पूरे प्रोफेशन के तौर पे वकालत को चुना है, प्लीज़ इस पूरे लेक्चर को कहीं से मिस मत करिएगा, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिन्होंने वकालत के क्रिमिनल साइड को अपना पेशा चुना हुआ है, क्रिमिनल साइड से वकालत करना चाहते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिए, आप इसको समझिए और डिटेल्स इसके बारे में अंदर जानने का प्रयास करिए, अपने सीनियर से भी पूछिए, आपको अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे चैनल को, जो ये नया चैनल बनाया हमने, इसको भी लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों ही चैनल, चाहे वो VPS लॉ क्लासेस हो, चाहे ये वकालत की क्लास हो, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। वो मैं जो पहला वाला लेक्चर, ये जो पहला क्लास मेरा चल रहा है VPS लॉ क्लासेस, वो बाकायदा सेक्शन किस तरीके से डिफाइन है, अपराध में किस किस तरीके की बारीकियों को बताया गया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ मैं प्रैक्टिकल तौर पे आपको वकालत करते कैसे हैं इसके बारे में बता रहा हूँ। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।